1992 के बारे में, एंड देन हम लास्ट में जानेंगे मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म के बारे में। मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म की वजह से पहली बार इंडिया में कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया गया, किस प्रकार से सांप्रदायिक मतभेद को जगाया गया और इसके बीज बोए गए भारत में, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से। तो ये जो एक्ट आया था, इसमें पहली बार इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में एसोसिएट करने की बात की गई, एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की बात की गई, एक शुरुआत हुई जहां पर भारतीयों को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और इसीलिए कहा गया कि वायसरॉय अपने एक्सपेंडेड काउंसिल में कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी नॉमिनेट करेंगे जो कि इंडियंस होंगे, यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो कि इंडियंस हैं उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा काउंसिल के अंदर। और ये एक ऐसा प्रोसेस था जिसके द्वारा इंडिया को भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया गया और ये पहली बार हुआ था। साथ ही अब जो है डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि शक्ति का विस्तांतरण, अलग अलग हाथों में शक्तियों को बांट दिया जाए, यानी कि अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास अपनी अलग अलग पावर्स हो और वो खुद को अपने अकॉर्डिंगली चलाएं, जिसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर ये इंटरफेयर ना करें और इनके बीच में पावर का सेपरेशन हो। तो डिसेंट्रलाइजेशन की ये जो शुरुआत हुई, इसमें कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो दोबारा से बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को दे दी जाएंगी। जैसा कि अगर आपको याद हो तो जब हम पिछले लेसन्स में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ रहे थे तो वहां मैंने आपको बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा कहा गया कि अब बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी जो है वो सबऑर्डिनेट होंगी और इसके ऊपर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं वो ही लॉ बनाएंगे और वही लेजिस्लेशन का पूरा प्रोसेस संभालेंगे। एंड देन जब 1833 का चार्टर एक्ट आया था तो ये बिल्कुल अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गया था और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके थे एंड कहा गया कि वो सारे लेजिस्लेटिव फंक्शंस खुद ही संभालेंगे, सारा कंट्रोल वो खुद ही संभालेंगे। तो बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हो चुका था, लेकिन अब इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है, अब रिवर्स हो रहा था। तो सेंट्रलाइज टेंडेंसी को अब बदल दिया गया, रिवर्स कर दिया गया और कहा गया कि अब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को ये अधिकार है कि वो खुद का लेजिस्लेशन जो है, खुद की जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस है उसे खुद से संभालेंगे एंड उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उन्हें वापस दे दी गई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है और ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए अपने प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज ये आपके ऑप्शंस में आ सकता है। देन आपको बताना पड़ेगा कि कब वो चार्टर एक्ट आया या कब वो काउंसिल एक्ट आया जहां से डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। इतना ही नहीं, नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के भी बारे में बात हुई। कहा गया कि बंगाल में और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस यानी कि NWFP में और पंजाब में अपने अलग अलग नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगे और वायसरॉय को एम्पावर किया गया कि अब वो जो है रूल्स बना सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, ताकि जो काउंसिल का पूरा बिजनेस है वो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हो सके। एक नई चीज की शुरुआत हुई थी जिसे कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था 1859 में। लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें हम कह सकें कि कौन सा मिनिस्टर किस जगह के लिए, किस डिपार्टमेंट के लिए अकाउंटेबल है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब ये है कि अलग अलग मेंबर्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट दे दिए गए और उनको अपने डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा डिपार्टमेंट जो भी उनको मिलेगा उसको अपने उस ऑफिस में पूरा काम संभालना है और हर एक मैटर को उसको लेकर के जो भी फाइनल ऑर्डर्स हैं वो देने हैं। तो अंडर दिस जो मेंबर थे वायसरॉय के काउंसिल के, उन्हें एक तरह से इंचार्ज बना दिया गया, इंचार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट्स, यानी कि एक इंसान इंचार्ज बनेगा जिसके पास एक डिपार्टमेंट होगा और उस डिपार्टमेंट के लिए उसके पास पूरी अथॉरिटी होगी कि वो उसमें अपने फाइनल ऑर्डर्स को इशू कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल। काउंसिल के बिहाफ में वो सारे ऑर्डर्स को इशू करेगा, फाइनल डिसीजंस लेगा और जो भी डिपार्टमेंट का हर एक मैटर है वो उसे अकेले संभालना होगा। इसे पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता था। जैसे कि आज हम देखते हैं कि रेलवे मिनिस्टर अलग है, एजुकेशन मिनिस्टर अलग है, सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है और
हमें मालूम है कि किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट है। तो यही जो चीज है यहाँ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में भी की गई थी। देन कहा गया कि जो वायसरॉय हैं उनके पास ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर है, और ये ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए उन्हें जरूरत नहीं है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो है परमिशन लें या उनके साथ डिस्कशन करें, उनका कंकरेंस लें। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंकरेंस के बिना ही वायसरॉय अब ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते थे, और ये ऑर्डिनेंस अगर पास होता है तो उसको 6 मंथ तक की लाइफ मिलेगी, यानी कि ये ऑर्डिनेंस 6 महीने तक चलेगा, 6 महीने तक लागू रहेगा, और इसके अकॉर्डिंगली जो भी कानून होगा उसे फॉलो किया जाएगा। देन आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, जिसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नंबर को इंक्रीज किया गया, उसमें एडिशन किया गया। और ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे ये सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स थी उसमें बढ़ाए गए, यानी कि सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें भी नए मेंबर ऐड होंगे और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी नए मेंबर ऐड होंगे। इसके द्वारा जो फंक्शंस हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो अब बढ़ जाएंगे, और कहा गया कि अब उनके पास ये भी पावर है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो डिस्कस कर सकते हैं बजट को, और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव से। साथ ही कहा गया कि नॉमिनेशन होगा कुछ नए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, जिसमें से सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉमिनेशन होंगे वो वायसरॉय के द्वारा दिए जाएंगे। वायसरॉय को रिकमेंड करेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और बंगाल चैम्बर के जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उनको एक तरह से रिकमेंडेशन आएगा कि किसको नॉमिनेट करना है या किसको नॉमिनेट नहीं करना है, और जो भी रिकमेंडेशन आएंगे उसके अकॉर्डिंगली वायसरॉय नॉमिनेट करेंगे। और दूसरा जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगी वहां पे गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। गवर्नर को रिकमेंड करेंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स और चैम्बर्स। तो ये कहा गया कि ओवरऑल डिसेंट्रलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है, और अब ये भी कहा जा रहा है कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो हैं वो सेंटर और स्टेट के लेवल पे अलग होने चाहिए। उनका अपना जो काम है, उनको संभालने का जो तरीका है, उनके जो मेंबर्स हैं, उनके जो रोल्स हैं वो सब अलग अलग कर दिए गए, उनका सेपरेशन हो गया और उसे बांट दिया गया। देन आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार लगा लीजिए, इसके ऊपर आप नोट्स बनाइए, इसे याद कीजिए, बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज उस टाइम में लॉर्ड मॉर्ले जो है ये एसओएस थे इंडिया के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, और लॉर्ड मिंटो उस टाइम में इंडिया के वायसरॉय थे, इसीलिए इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज है उसे और ज्यादा इंक्रीज करना होगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज भी बढ़ाना है और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी साइज बढ़ाना है। इसीलिए जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनमें नंबर को बढ़ा करके 16 से 60 कर दिया गया। पहले 16 मेंबर्स होते थे, 16 मेंबर्स होते थे, लेकिन अब कहा गया कि नहीं, 60 मेंबर्स होंगे, 60 मेंबर्स होंगे। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वहां भी मेंबर्स बढ़ गए थे, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं था, तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, ये घटता बढ़ता रहता था, लेकिन यहाँ पे भी मेंबर्स बढ़ गए थे। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो ऑफिशियल मेजॉरिटी है उसे बनाया रखा गया, और कहा गया कि जो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी है वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहेगी। साथ ही ये भी कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग लेवल पे बढ़ने चाहिए। जैसे कि अब जो मेंबर्स हैं उनके पास ये पावर थी कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बजट के ऊपर रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं, तो कुछ हिस्से, कुछ पावर उन्हें मिल गई। प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो क्या रियलिटी में उनके पास पावर थी, क्या वो रियलिटी में अपनी जो शक्तियां हैं उसे फंक्शन कर पा रहे थे? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि वो उनको देने के लिए, कहने के लिए बहुत सी चीजें दी जा रही थी, लेकिन अभी भी जिस प्रकार से वो जो गुलामी है, वो जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कम नहीं हुआ था। और देश में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे उसके ऊपर ब्रिटिशर्स का एक सेल्फिश मोटिव था, वो अपने काम को निकालने के लिए ऐसा कर रहे थे। साथ ही पहली बार ये कहा गया कि जो इंडियंस हैं उन्हें भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बनना चाहिए। जैसे कि पहले हमने देखा कि इंडियंस को जो है बात की गई कि हाँ उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड होना है और लेजिस्लेटिव
काउंसिल में ऐड होने के लिए वायसरॉय के द्वारा नियुक्ति होगी, नॉमिनेशन होंगी, लेकिन वो एक नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। बट अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी उन्हें जगह दी गई और भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो वायसरॉय और गवर्नर की जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें अब इंडियंस भी हो सकते थे। तो पहले जो इंडियन थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो पहले इंडियन बने जिन्होंने वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया। ये एक लॉ मेंबर के रूप में अपॉइंट हुए थे। एंड एक और नई चीज जो यहाँ लागू हुई थी वो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ये एक बहुत बड़ा एक समय है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इसमें कहा गया कि जो मुस्लिम्स हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा, यानी कि जो मुस्लिम मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन केवल मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही होगा। द मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही हैं जो कि मुस्लिम मेंबर्स के लिए वोट डालेंगे और इससे कहीं ना कहीं वो सांप्रदायिक मतभेद जो होता है उसकी शुरुआत हो चुकी है। सांप्रदायिकता की वजह से अब हम देखेंगे कि आगे चलकर के ये चीज जो है और ज्यादा दंगे क्रिएट करवाएगी। इसके वजह से लोग जो है उनके बीच में टेंशन हो जाएगी। और अब जो ये एक्ट है एक प्रकार से इसने भारत में कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया। कहने लगे कि मतलब जो हिंदू मुस्लिम का जो भेदभाव है वो यहीं से पनप रहा है और यहीं से उसकी शुरुआत हो रही है। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को हम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से भी जानते हैं। ये आप याद रखें, लॉर्ड मिंटो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट है। तो अब जो है ये सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की भी बात होने लगी। कहा गया कि जो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस है उनको अलग से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, यूनिवर्सिटीज और जमींदार्स को भी अपना अपना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन अब इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन अब इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। मुस्लिमों को लेकर के दंगे मतलब करवाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल वाली जो नीति है वो शुरू हो चुकी है ब्रिटिशर्स की। और